हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर यूपीपीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम बूस्टर सीरीज के अंदर 2024 में जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का। ठीक है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में दो क्वेश्चन को कवर कर लिया था। आज के सेकेंड लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें से एक दो क्वेश्चंस को उठाते हैं, यानी कि दो क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं हर एक क्लास में। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर भी हम कवर करने का प्रयास करते हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक जरूर करें, शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके साथियों का फायदा हो सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, तो जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा वो आप तक और आपके साथियों तक बहुत ही आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम में अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, है ना। क्योंकि एसआर यूपी बीएससी क्लासेस या सुमित राणा बीएससी क्लासेस आप डालेंगे टेलीग्राम में तो वहां पर आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल आपको वहां पर वीडियो लेक्चर के साथ में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो फ्री ऑफ क्लास कॉस्ट ये सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं, तो इनका आनंद लीजिए और अपने स्टडी को मजबूत कीजिए और बीएससी में अच्छे एग्जाम्स को देकर के आइए। चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर बन रहा है बच्चा, वो है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है भाई, जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, उसके मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्क्राइब करना है। भाई, इसका जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है या प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है, सॉरी, इस प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है ना। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, तो उसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो गंभीरता समझें क्वेश्चन की क्या कह रहा है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पूछ रहा है, कार्यकी पूछ रहा है। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज किसकी बात हो रही है बेटा? प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक आरएनए, ना कि यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा? प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। तो पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एक एसेंशियल एंजाइम होता है, एक बहुत बहुत आवश्यक एंजाइम माना जाता है जो जीन एक्सप्रेशंस के समय, जीन एक्सप्रेशन के समय यानी जीन को जब जीन एक्सप्रेस होते हैं उस समय डीएनए को आरएनए में ट्रांसक्राइब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, राइट। जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो उस समय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही होता है जो डीएनए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उस डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख करके कोडिंग स्ट्रैंड के साथ में, है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख करके कोडिंग स्ट्रैंड के सहारे क्या किया जाए, एक नए एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर क्या किया जाता है, उसकी कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट स्टैंड कोडिंग स्टैंड को देख करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, यहाँ पर उसको ट्रांसक्राइब करता है, उसके इंफॉर्मेशन को या उसके प्रोसेस को क्या करता है, कराने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इसके मैकेनिज्म में कई स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं जो आरएनए प्रतिलेखन के या आरएनए प्रतिलेखन बनाने के लिए इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया के अंदर आप देखेंगे कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये मुख्य रूप से इनिशिएशन के रूप में, इलोंगेशन के रूप में और टर्मिनेशन के रूप में काम करता है। यानी कि जब यहाँ पर इनिशिएशन शुरू होता है, इनिशिएशन मतलब जब प्रारंभन की प्रक्रिया होगी, मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, तो आप लोगों ने पूरे प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। थ्योरी में क्या लिखना है वो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस जो ये जो प्रक्रिया है बेटा, इस प्रक्रिया में जो स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, इन स्टेजेस में जो आरएनए प्रतिलेखन बनाने के लिए स्टेजेस पाए जा रहे हैं, जैसे इनिशिएशन होता है शुरुआत में, है ना, फिर इलोंगेशन होगा, एमआरएनए स्ट्रैंड को बड़ा किया जाएगा, फिर टर्मिनेशन, जैसे ही एमआरएनए स्ट्रैंड बन जाएगा उसके बाद में क्या किया जाता है, इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि एमआरएनए स्ट्रैंड को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा? रिलीज कर दिया जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली हेडिंग मेन हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, हम आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है वो किस तरीके का होता है
उसके बारे में हमको समझना है। तो देखिए भैया, लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एक सब यूनिट एंजाइम है, ठीक है? जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है बेटा, ये एक प्रकार का सब यूनिट एंजाइम होता है, जो 5 प्रकार के मुख्य सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। जो 5 मुख्य सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसमें आप देखेंगे 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं और 1 बीटा प्राइम और 1 ओमेगा के रूप में पाया जाता है। ठीक है? एक बीटा प्राइम और 1 ओमेगा के रूप में चेन पाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा 5 सब यूनिट पाई जा रही हैं। इसमें एक सब यूनिट किस रूप में होती है बेटा? अल्फा के रूप में होती है, दूसरी बीटा के रूप में होती है, ठीक है? दूसरी किस रूप में होती है बेटा? बीटा। तीसरी बीटा प्राइम के रूप में होती है। चौथी यहाँ पर किस रूप में पाई जा रही है बेटा? ओमेगा के रूप में पाई जा रही है। ठीक है? एक मतलब 2 अल्फा हो जाएँगी, 2 अल्फा चेन हो गई, 1 बीटा, दूसरा बीटा प्राइम और मतलब जो चौथा नंबर पे वो बीटा प्राइम हो जाएगा और 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा। तो 5 प्रकार के यहाँ पर सब यूनिट्स पाई जा रही है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसमें 2 अल्फा चेन होंगी, 2 कितनी होंगी बेटा? अल्फा चेन, 1 बीटा चेन होती है, 1 बीटा होता है, 1 बीटा प्राइम होता है और 1 ओमेगा सब यूनिट पाई जाती है। ठीक है? तो इस तरीके से ये बना होता है आरएनए पॉलीमरेज़। तो आरएनए पॉलीमरेज़ में कितनी सब यूनिट पाई जा रही हैं? तो आप कहेंगे सर 2 अल्फा सब यूनिट पाई जाती हैं, 1 बीटा सब यूनिट पाई जाती है, 1 बीटा प्राइम सब यूनिट पाया जाता है और 1 ओमेगा सब यूनिट पाया जाता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर होलो एंजाइम की बात करें, तो होलो एंजाइम क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है होलो एंजाइम तब बनता है, होलो एंजाइम तब बनता है जब एक सिग्मा फैक्टर, क्या बेटा? सिग्मा फैक्टर मुख्य एंजाइम से बाइंड होता है। तो यहाँ आपने पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन का, तो वहां पर पूरा अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से ये सिग्मा काम करता है, किस तरीके से ओमेगा काम करता है ना? अल्फा का क्या मेन फंक्शन है, ये सारा का सारा वहां पढ़ा हुआ है। बस आपको यहाँ पर लिखना है उसको अच्छे से। तो होलो एंजाइम तब बनता है जब एक सिग्मा फैक्टर मुख्य एंजाइम से बाइंड करता है। यह फैक्टर डीएनए पर प्रमोटर रीजन को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा जो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर पाया जा रहा है, ये सिग्मा फैक्टर मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए में कहाँ पर स्टार्ट होगा, स्ट्रैंड के किस पोर्शन से स्टार्ट होगा, उसको समझाने के लिए, उसको समझने के लिए बनता है। ठीक है? अब दूसरा जो यहाँ पर फॉर्म बनेगा वो होगा प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है? तो प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन में क्या होगा, मतलब इसमें हम इनिशिएशन प्रोसेस को देखेंगे। प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन में इनिशिएशन प्रोसेस को ही हम क्या बेटा समझेंगे। तो इनिशिएशन कैसे होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में सबसे पहला पोर्शन ही होता है, सबसे पहला स्टेप ही होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे हो रहा है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सिग्मा फैक्टर बाइंडिंग। इसके बारे में समझेंगे बेटा, सिग्मा फैक्टर बाइंडिंग। तो पहला स्टेप इसके अंदर क्या होगा, इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर बाइंडिंग होगा। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को जीन के प्रमोटर रीजन का पता लगाने में मदद करता है। अब भाई सिग्मा फैक्टर क्या करता है? तो सिग्मा फैक्टर मुख्य रूप से आरएनए पॉलीमरेज को, जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको, ठीक है, उसको जीन के प्रमोटर रीजन का, जीन के प्रमोटर रीजन का जहां से प्रमोट किया जाएगा, जहां से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, उसको पता लगाने में मदद करता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से स्टार्ट किया जा सके। जैसे क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो उसकी स्टार्ट साइट से, डीएनए की स्टार्ट साइट से, है ना, डीएनए की स्टार्ट साइट से क्या किया जाए, स्टार्ट किया जा सके। ठीक है? दूसरा यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो पहला सिग्मा फैक्टर बाइंडिंग होगा इनिशिएशन में, फिर क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनता है। ये क्या होता है? एक बार जब होलो एंजाइम प्रमोटर से बाइंड कर जाता है, ठीक है, होलो एंजाइम जो होता है वो प्रमोटर रीजन से बाइंड कर जाता है, तो यह एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बनाता है जहां पर डीएनए डबल स्टैंडर्ड रहता है। ये कहां पर बेटा क्लोज कॉम्प्लेक्स बनाता है? जहां पर डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। अब क्लोज होगा तो ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है कि इसमें एंजाइम जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट पर, जो एंजाइम होगा वो ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट पर क्या करता है बेटा, डीएनए को अनवाइंड करके एक ओपन कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मान लो ये डीएनए पाया जा रहा है, डीएनए स्ट्रैंड है,
और इसमें इस वाले रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन होना है तो सबसे पहले क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद में ये क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या करेगा, इस डीएनए वाले पोर्शन को इस तरीके से डीएनए को अनवाइंड करने का काम करेगा, लाइक दिस। देख रहे हो, अनवाइंड हो गया और इस वाले पोर्शन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यहाँ पर ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, ये क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब जब डीएनए क्लोज होता है तभी आकर के जुड़ता है इसको खोलने के लिए। ठीक है, तो इसमें एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट पर डीएनए को अनवाइंड करके एक ओपन कॉम्प्लेक्स बनाता है जिससे टेम्पलेट स्ट्रैंड सामने आ जाता है। जिससे क्या होता है बेटा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ना, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जो क्या करेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या करेगा बेटा, आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन को छापेगा या आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा कोडिंग स्ट्रैंड को देख करके, क्योंकि उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक तो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, एक कौन सा होता है बेटा, एक यहां पर टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को, तभी आप ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ पाओगे। थर्ड जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा या थर्ड पोर्शन जो होगा वो होगा इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। अब जो आरएनए सिंथेसिस है उसका स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, प्रारंभन हो जाएगा। तो डीएनए के खुल जाने के बाद में, जब डीएनए अनवाइंड हो जाएगा उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, कंप्लीमेंट्री क्या करता है, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का उपयोग करके आरएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि अब डीएनए स्ट्रैंड से क्या होगा, आरएनए स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। अब जब आरएनए स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा तो आरएनए स्ट्रैंड का क्या होगा बेटा, इलोंगेशन होगा। अब आरएनए स्ट्रैंड लंबाई में बढ़ेगा, तो लगभग लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस के बाद, है ना, जो रॉ फैक्टर है या सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, लगभग लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के बाद में सिग्मा फैक्टर रिलीज किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, सिग्मा फैक्टर को रिलीज कर दिया जाता है और कोर एंजाइम कंटिन्यू आरएनए सिंथेसिस करता रहता है। और जो कोर एंजाइम होता है, जहां पर ये एंजाइम जुड़ा होता है जो आरएनए सिंथेसिस कर रहा है, ये लगातार लगातार आरएनए सिंथेसिस का फॉर्मेशन करता रहता है। ठीक है, और यहां पर सिग्मा फैक्टर भी रिलीज कर दिया गया। अब आगे क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए के साथ 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए टेम्पलेट के ऊपर क्या कर रहा है बेटा, 3 प्राइम से लेकर के 5 प्राइम, यानी कि जो फॉर्मेशन होगा वो इस टेम्पलेट डीएनए पे आप देखेंगे तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ठीक है, तो इस पे आगे की तरफ बढ़ता रहता है, जिससे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए चेन में आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाता है। तो यहां पर जाहिर सी बात है, जैसे मान लो ये एक डायरेक्शन है जो कैसा है बेटा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम से यहां पर आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए इस एमआरएनए स्ट्रैंड बन गया, मान लो एमआरएनए ये बन गया। तो एमआरएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में बना ना, इसको देख करके इसमें कॉपी की गई है ना, ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया, बनाने वाला टेम्पलेट था, टेम्पलेट ने इसको बनाया एमआरएनए स्ट्रैंड को, तो ये किस डायरेक्शन में बनेगा, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। ये देखो ये 3 प्राइम है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, या हम यूं कहें कि जो एमआरएनए स्ट्रैंड होता है वो हमेशा डीएनए स्ट्रैंड के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया जाता है। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड के अपोजिट डायरेक्शन में बोले तो अगर 3 प्राइम 5 प्राइम एंड यहां पर पाया जा रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड का, तो जो एमआरएनए स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड बनेगा। ठीक है, यही बात यहां पर कही गई। जैसे जैसे यह आगे की ओर बढ़ता जाता है, पॉलीमरेज के आगे का डीएनए ओपन होता रहता है। ठीक है, तो पॉलीमरेज एंजाइम जो है पॉलीमरेज के आगे का, तो पॉलीमरेज मतलब पॉलीमराइजेशन यहां पर हो रहा है, तो डीएनए का जो आगे का पोर्शन है वो क्या होता है बेटा, ओपन होता रहता है और पीछे का डीएनए फिर से जुड़ता जाता है। ठीक है, तो आगे की तरफ अनकॉइलिंग हो रहा है, पीछे की तरफ कॉइलिंग होता जाता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है जो एंजाइम्स के साथ चलता रहता है। जैसे क्या होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखेंगे इस तरीके से, लाइक दिस, देख रहे हो, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हो गया और यहां से स्टार्ट हुआ, तो इस तरीके से मान लो डीएनए स्ट्रैंड बनता डीएनए स्ट्रैंड यहां पर सॉरी एमआरएनए स्ट्रैंड बनाया जा रहा है डीएनए स्ट्रैंड से। ठीक है,
इसके बाद में जैसे ही एमआरएनए स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में क्या होगा बेटा? अब जाहिर सी बात है, जब एमआरएनए स्ट्रैंड कंप्लीटली कॉपी कर दिया जाता है, यानी कि डीएनए से उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो प्रोटीन बनानी जानी चाहिए हमारे बॉडी के अंदर, उस इंफॉर्मेशन को जब कॉपी कर दिया जाता है पूरी तरीके से, तो उसके बाद में एमआरएनए स्ट्रैंड को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो अलग जब किया जाएगा तो उसको बायोलॉजिकल फॉर्म में हम लोग, बायोलॉजिकल भाषा में हम लोग कहते हैं बेटा टर्मिनेशन। क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनेशन। अब ये टर्मिनेशन 2 तरीके का हो सकता है, या तो रॉ फैक्टर की प्रेजेंस में हो सकता है या रॉ फैक्टर के एब्सेंस में होता है। अब अगर ये रॉ फैक्टर के एब्सेंस में होगा तो ये रॉ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होगा, मतलब उसके बिना टर्मिनेट हो गया। तो ये कैसे होगा? तो देखिए लिखा हुआ इस सिस्टम में कंप्लीमेंटरिटी या कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण, ठीक है, इस सिस्टम में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर को बनाता है। आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उस प्रोसेस में एक हेयर लूप स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसके बाद यूरेसिल रेजिड्यू की एक चेन बनती है। जिसके बाद यूरेसिल रेजिड्यू की क्या बनती है बेटा? एक चेन का निर्माण होता है। यह सिस्टम आरएनए डीएनए हाइब्रिड को डिस्टेबलाइजर करता है। ठीक है, ये जो सिस्टम होता है बेटा, ये आरएनए और डीएनए हाइब्रिड को, आरएनए डीएनए जो हाइब्रिड यानी कि दोनों मिक्सचर, डीएनए भी है आरएनए भी वहां पर पाया जा रहा है, इसको डिस्टेबलाइज करता है। ठीक है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को रिलीज कर दिया जाता है। अब आरएनए ट्रांसक्रिप्ट क्या है? जो आरएनए बना, ठीक है, जो आरएनए बना डीएनए से, उसको यहां पर क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा विदाउट रॉ फैक्टर के। लेकिन जब रॉ फैक्टर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, है ना? तो रॉ डिपेंडेंट टर्मिनेशन, रॉ के ऊपर डिपेंडेंट, यानी रॉ फैक्टर, जो रॉ रॉ क्या है बेटा? एक प्रकार का फैक्टर है। तो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड जब होता है ट्रांस टर्मिनेशन, तब कैसे होता है? देखिए लिखा हुआ इस प्रोसेस में रॉ फैक्टर नामक प्रोटीन नेसेंट आरएनए, नेसेंट मतलब न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, ठीक है, नेसेंट आरएनए पर एक स्पेसिफिक साइट से बाइंड होता है। जहां पर न्यूली फॉर्म आरएनए होता है उसके एक साइट पर जाकर के बाइंड हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज की ओर बढ़ता है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी तरफ बढ़ता है। जब यह स्पेसिफिक साइट को पकड़ लेता है तो यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को टेम्पलेट डीएनए से अलग कर देता है। ठीक है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाता है। तो रॉ फैक्टर का मेन फंक्शन होता है कि भाई अब तुम जो है ना आगे काम नहीं करोगे, चलो यहां से तुम अलग हटो। तो जो एमआरएनए स्ट्रैंड हमारा बन जाता है, जो नेसेंट एमआरएनए स्ट्रैंड बनता है, तो डीएनए के उस एंड तक जाता है जहां तक कॉपी होना है। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि डीएनए कॉपी करता ही जाएगा, कॉपी करता ही जाएगा। नहीं भैया, इसमें कुछ प्रोसेस है और प्रोसेस ये है कि जब हमको आरएनए बनाना होगा तब सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं बनाना होगा तो नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा बनता नहीं रहता है। ठीक, अब इसके बाद में हम देखते हैं रिलीज ऑफ आरएनए। अब जैसे ये कहानी बन जाती है तो जाहिर सी बात है रिलीज ऑफ आरएनए होगा, है ना? जैसे ही ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आरएनए को क्या किया जाएगा बेटा? रिलीज किया जाएगा। तो रिलीज कैसे कर किया जाता है उसको देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है टर्मिनेशन के बाद आरएनए पॉलीमरेज न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड को छोड़ देता है और डीएनए से अलग हो जाता है। तो टर्मिनेशन के बाद में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए को, जो एमआरएनए स्ट्रैंड बनता है, उसको छोड़ देता है और छोड़ करके ये डीएनए से अलग हो जाता है। ठीक है, यह एफिशिएंट वेल ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स को, ठीक है, अक्सर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के कारण ट्रांसक्राइब जीन तेजी से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कराने की अनुमति देता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस एफिशिएंट वेल ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स को, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स को क्या करता है? एनवायरमेंटल स्टिमुली देता है। यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर आप देखेंगे कि अगर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है तो उसके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है, वो क्या करेगा? उसको प्रभावित करेगा, अफेक्टेड करेगा और बोलेगा कि चल भाई प्रोटीन बना। ठीक है, सेल यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को हमें नहीं बल्कि हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है? ऑटोमेटिक सेल के अंदर प्रोटीन का बनाना
या सेल के अंदर प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। और सेल के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए डेफिनेटली क्या है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होगा, तब तक प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो सकता, है ना? तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कराने की अनुमति दे देता है, ठीक है? और ये किसको देता है? ट्रांसक्राइब जीन को, जो जीन ट्रांसक्रिप्शन में सहायता करते हैं। तो ये तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस ऑन जेनेटिक कोड इन डिटेल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड के बारे में डिस्कस करिए या आनुवांशिक कोड के बारे में लिखिए। तो उसको लिखने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे जेनेटिक कोड। क्या डालेंगे बेटा? जेनेटिक कोड। चलो जी, ओके। हम बात करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले हम एक प्रोसेस को समझते हैं कि जैसे डीएनए से जब डीएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से जब डीएनए का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा रेप्लिकेशन, बोले तो प्रतिकृतियां। और जब डीएनए से क्या बनता है बेटा? एमआरएनए बनता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अनुलेखन, बोले तो ट्रांसक्रिप्शन। तो रेप्लिकेशन में क्या होगा? डीएनए से डीएनए बनना है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? डीएनए से आरएनए बनना है। और जो आरएनए बना, इस आरएनए से बेटा क्या बनती है? प्रोटीन। इस आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। और ये एक प्रकार का सेंट्रल डोग्मा को शो करता है। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना और डीएनए से डीएनए का बनना। ये क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ, यह दोनों ही एक्टिविटी कंप्लीमेंट्रिटी यानी पूरकता पर बेस्ड होती है। कंप्लीमेंट्रिटी कहने का मतलब समझते हो? एक दूसरे के संपूरक होते हैं ना, एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? ये संपूरक होते हैं। तो ये दोनों ही एक्टिविटी एक दूसरे को क्या करती है बेटा? संपूरक तौर पर निभाती है। इन दोनों ही एक्टिविटी में एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनाया जाता है। ये थोड़ा सा बेस में मजबूत कर रहा हूं जिससे आप जेनेटिक कोड को आगे समझ पाए, ठीक है। लेकिन एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की क्रिया में पूरकता, यानी कि जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो उस समय कंप्लीमेंट्रिटी शो नहीं होती, ठीक है, लागू नहीं होती, क्योंकि यहां पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीपेप्टाइड बनाया जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से क्या बनना है? पॉलीपेप्टाइड बनना है। इसलिए ये प्रोसेस यहां पर लागू नहीं होता, राइट। अब हम बात करते हैं आनुवांशिक कोड की आधुनिक परिभाषा। आप डेफिनेशन क्या लिखोगे जेनेटिक कोड की, है ना? जो मॉडर्न हाइपोथेसिस दी गई वो क्या है? देखिए लिखा हुआ है, यह 3 शब्दों से बनी एक भाषा होती है। आनुवंशिक कोड में क्या लिखेंगे? ये 3 शब्दों से बनी एक भाषा होती है जिसमें किसी डेफिनिट अमीनो एसिड को कोड करने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन निहित होती है। जिसमें किसी, मैंने क्या बताया? जिसमें किसी जेनेटिक, जिसमें किसी डेफिनिट अमीनो एसिड को कोड करने की, डेफिनिट अमीनो एसिड को कोड करने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे जो AUG है, इसमें एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, है ना? ये जो है, ये क्या है बेटा? कोडोन है। ये क्या है बेटा? प्रकूट है। और AUG क्या करता है? ये एक प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करता है जिसको हम लोग मेथियोनिन अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये बात याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो AUG कोडोन है, ये AUG कोडोन हमेशा मिथियोनिन अमीनो एसिड को क्या करता है? कोड करता है। इसी प्रकार आप जब आगे देखेंगे तो UUU ये भी क्या है बेटा? एक प्रकार का कोडोन है। यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, ठीक है, ट्रिपलेट लैंग्वेज पाई जा रही ना। तो ये कोडोन क्या करता है? फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को क्या करता है बेटा? कोड करता है। देखिए किसको कोड कर रहा है? फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को। अब कोडोन क्या है? तो देखिए लिखा हुआ है एमआरएनए पर अरेंज होते हैं। कोडोन जो होते हैं बेटा एमआरएनए पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ही एमआरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए टेम्पलेट या गाइड की तरह काम करता है। तो याद रखिएगा, जो कोडोन होते हैं बेटा, ये हमेशा कहां पाए जा रहे हैं? एमआरएनए पर पाए जा रहे हैं। ये एमआरएनए पर कहां से आए? डीएनए से आए। एमआरएनए पर कहां से आए बेटा? ये कोडोन डीएनए से आए, है ना? एमआरएनए पर डीएनए से आए, तो कोडोन एमआरएनए पर अरेंज होते हैं। इसीलिए एमआरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए टेम्पलेट, अब जाहिर सी बात है जो एमआरएनए स्ट्रैंड है
ये प्रोटीन के निर्माण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में, एक गाइडर के रूप में काम करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई पूछे एमआरएनए प्रोटीन के लिए टेम्पलेट के रूप में काम क्यों करता है, तो आप कहेंगे सर क्योंकि एमआरएनए के ऊपर कोडोन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक गाइडर के रूप में काम करता है। आगे देखिए लिखा हुआ है जेनेटिक कोड स्टार्टिंग से ही ट्रिपलेट नहीं था। अब थोड़ा-सा हम लोग बेसिक इसका समझते हैं। लिखा हुआ है जेनेटिक कोड स्टार्टिंग से ही ट्रिपलेट नहीं था। अब आप जेनेटिक कोड के बारे में लिखना है तो पूरा एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहला क्या था? तो माना जाता है कि सबसे पहले सिंगलेट कोड था। एक कोड पाया जा रहा था। यानी कि स्टार्टिंग में जेनेटिक कोड सिंगलेट था, अर्थात प्रत्येक कोडोन मात्र एक नाइट्रोजन बेस से बना होता था। ये माना जाता था, ऐसा था नहीं फिलहाल, ये माना जाता था क्योंकि हम लोगों ने जब हाइपोथेसिस अपनी दी, तो उस हिसाब से ये हाइपोथेसिस दी गई। हमारे साइंटिस्टों ने जब इसको खोजा, इसके बारे में समझा, तो उन्होंने कहा कि भैया स्टार्टिंग में जेनेटिक कोड एक सिंगल फॉर्म में था, ठीक है? जो कि प्रत्येक कोडोन मात्र एक नाइट्रोजनस बेस से बना था। अब इसमें दिक्कत क्या थी? जैसे मान लो कि AUGC, अब जैसे मान लो ए कोडोन ये है, यू कोडोन सी, जी कोडोन, सी कोडोन महादेव, सॉरी। तो यहाँ पर ए कोडोन जो पाया जा रहा है, वो किसी को कोड करेगा, यू किसी को कोड करेगा, जी किसी को कोड करेगा, सी किसी को कोड करेगा। तो ये नाइट्रोजनस बेस है। तो 4 की पावर क्या आ जाएगी बेटा? 1। और कितने यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस बन जाएंगे? 4। ठीक है? तो ये बात यहाँ पर निकल के आई। फिर देखो इसमें दिक्कत क्या हुई सिंगलेट कोडोन पाए जाने पर? तो सिंगलेट कोड से टोटल 4 कोडोन प्राप्त होते हैं। टोटल कितने प्राप्त हुए? 4। देखो ना यहाँ पे। तो यहाँ पर 4 कोडोन है, 4 की पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, है ना? तो यहाँ पर सिंगलेट कोडोन से टोटल 4 कोडोन प्राप्त होते हैं, जो केवल 4 अमीनो एसिड को ही कोड कर सकते हैं। केवल 4 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ठीक है? जबकि काम के अमीनो एसिड कितने होते हैं बेटा? 20 होते हैं। आपको पता है कि 20 अमीनो एसिड काम के होते हैं, जो कि मिल करके पूरे के पूरे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है? और जब 4 इसमें कोड हो जाएंगे तो बाकी के कितने बचेंगे? 16। तो 16 अमीनो एसिड अब भी कोड नहीं हो पाए। ठीक है? इसलिए सिंगलेट कोड को निरस्त कर दिया गया। तो सबसे पहले शुरुआत में यह हाइपोथेसिस दी गई कि भैया जो कोडोन होते हैं वो सिंगलेट फॉर्म में पाया जा रहा है, सिंगल फॉर्म में पाया जा रहा है। यानी कि हर एक कोडोन क्या करता है, वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। अब आपको पता है कि हमारे पास में जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाए जा रहे हैं, ये 4 ही हैं। है ना? 1, 2, 3, 4, क्योंकि आरएनए के ऊपर आप ये कोडिंग देख रहे हैं, तो 4 ही ये कोडोन पाए जा रहे हैं। और इन 4 से अगर मान लो हर एक प्रत्येक एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो टोटल कितने अमीनो एसिड यहाँ पर कोड होंगे? 4। भाई 4 ही तो अमीनो एसिड कोड हो पाएँगे, तो बाकी के बचे 16 कहाँ, कौन कोड करेगा? तो इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया। जब इसको निरस्त किया गया, तो इसके बाद में एक दूसरी आई, भाई डबलेट कोड आया। डबलेट कोड क्या कहता था? कहता था हर एक कोडोन 2 नाइट्रोजन बेस से बना होता है। मतलब ये कहा गया 2 नाइट्रोजन बेस से बना होता है। अब जब 2 नाइट्रोजन बेस से बना होता है तो हमारे पास में कोडोन कितने हैं? 4, 4 की पावर 2 कर दें तो 2 कर देंगे तो 4 into 4 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। 4 into 4 इज़ इक्वल टू 16, यानी कि 16। अब यहाँ पर आप देखेंगे 16 हमारे पास कोडोन है, जो कि 16 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? काम के अमीनो एसिड होते थे 20, 16 कोड हो गए, बाकी के 4 बचे, ये कौन करेगा? है ना? तो इस तरीके से ये भी हमारा काम का नहीं रहा। तो 16 कोडोन 16 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, लेकिन अभी भी 4 अमीनो एसिड कोड नहीं हो पाए, इसलिए डबलेट कोडोन को भी निरस्त कर दिया गया। अब इसके बाद जो ट्रिपलेट कोडोन आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फिर किस हाइपोथेसिस को दिया गया? ट्रिपलेट कोडोन कोड को। तो हर एक कोडोन 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बना होता है। ये बात कही आगे चल करके। और 3 जब नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बना है, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। 4, 4, 4 इज़ इक्वल टू 64। अब ये 64 जो होंगे, ये 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो क्या सही है? सही है या गलत है? बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पर देखिए कहा गया कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कई कोडोन पाए जा सकते हैं। एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कई कोडोन पाए जाते हैं, लेकिन हर एक कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। ठीक है? तो भाई यहाँ पर 20 अमीनो एसिड पाए जा रहे हैं, 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए यहाँ पर मतलब कई कोडोन्स पाए जा सकते हैं। उसको कोड करने के लिए कई कोडोन यहाँ पर मिल सकते हैं स्पेसिफिकली, है ना? तो 20 अमीनो एसिड आसानी से कोड हो जाएँगे। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। यह जॉर्ज गैमोन ने बताया था।
ये किसने बताया बेटा? जॉर्ज गैमोव ने। इस बात को याद रखना। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, ये बात कही थी जॉर्ज गेमोव ने, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, एक नोट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन 64 कोडोन में से केवल 61 कोडोन ही 20 अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं। अब इसमें भी एक लेकिन लग गया, क्या? कि जो 61 कोडोन होते हैं ये 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, बाकी के 3 कोडोन क्या करते हैं, है ना? कोड करते हैं, क्योंकि 3 अमीनो एसिड नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। अब यहां पर जो 3 बाकी के बचे अमीनो एसिड होते हैं, उनको कोड करने के लिए जो कोडोन होते हैं, वो नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन के रूप में होते हैं। नॉनसेंस या स्टॉप कोडोन कहने का मतलब होता है कि कोई प्रक्रिया कहीं पर चल रही है, उस प्रक्रिया में जाकर के आप खड़े हो जाओगे, "ए, अब ये काम नहीं होगा, रुक गया।" आपके आदेशानुसार वो काम रुक गया। तो यहाँ पर भी ये काम रुकवाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वैसा थोड़ी ना है कि 64 के फोरो कोडॉन्स पाए जा रहे हैं, वो धड़ाधड़ प्रोटीन फॉर्मेशन करा रहे हैं या धड़ाधड़ ट्रांसक्रिप्शन करा रहे हैं, है ना? डीएनए से एमआरएनए फटाफट बनना है, तो प्रोटीन बहुत अमाउंट में बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन भी नहीं बनना चाहिए बॉडी के अंदर। तो क्या होता है कि ये जो नॉनसेंस कोडॉन है, जो स्टॉप कोडॉन है, क्या करेंगे बेटा? उस प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं और ये कौन-कौन से होते हैं इनको याद रखिएगा। यूएजी, यूएए, यूजीए इसको याद करने का कोड है बेटा आज, इसको एजी को आज पढ़िए, आ को आ पढ़ें और जीए को जा पढ़ो। आज, आ, जा और सभी के आगे यू लगा दो। याद हो गया? अब आज को हम लोग ऑकर कहते हैं, आ को हम लोग अंबर कहते हैं, जा को हम लोग ओपेल कहते हैं। तो ओकर, अंबर, ओपेल, है ना? इसको इस तरीके से हम लोग कोड कर सकते हैं, राइट? अब जो 64 कोडॉन्स हैं बेटा, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, या किस तरीके से सीक्वेंस में पाए जाते हैं, उसको समझाना है। तो इसको समझाने के लिए एक थोड़ा-सा ट्रिकी वे में आप लोग थोड़ा-सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। ट्रिकी वे इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रोसेस को ऐसे समझो कि आपको ये करना है। तो कैसे करना है देखो, यहाँ पर आप 3 पोज़ीशंस को पहले रखेंगे। एक तो पहली हमारी कौन-सी हो जाएगी, फर्स्ट पोज़ीशन जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। दूसरी हमारी पोज़ीशन हो जाएगी सेकंड जो इस तरीके से जा रही है और तीसरी एक पोज़ीशन हो जाएगी जो इन दोनों के बीच में होगी। मतलब हर एक रो के अंदर होगी। 1, 2, 3, 4 है ना? अब कोडॉन कितने हैं? 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यूसीएजी इस तरीके से हम सेकंड पोजीशन में इनको रखेंगे यूसीएजी या जीएसीयू। तो उसके बाद में इसको हम यहाँ पर एक-एक करके इधर रखेंगे यूसीएजी, ठीक है? मतलब पहले हम क्या करेंगे 2 पोजीशंस में फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में सिंगल-सिंगल कोडॉन को रखेंगे। इसको रखेंगे बेटा सिंगल-सिंगल कोडॉन को रखेंगे और बाकी जो हमारी थर्ड पोजीशन बनेगी उसमें थर्ड पोजीशन में हर एक रो के अंदर हम इस तरीके से यूसीएजी, 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 यूसीएजी इस तरीके से कोडॉन को रख देंगे। अब जब ये सब रखेंगे तो इनको अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू मेंडल चेकर बोर्ड की तरह ही हम इसको कोड करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप देखेंगे इसको इससे कोड करोगे तो यहां लिखोगे यू यू। अब यहां पर आप देखो तो जाहिर सी बात है हर एक चैम्बर के अंदर हमें 4 कोडॉन्स को ही बनाना पड़ेगा। तो इसका इससे कोड करो फिर इससे कोड करो। तो यू 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 हो जाएगा यू यू ये तो सेम आएगा यू 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 4 बार हमको लिखना है। तो यू 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 सी यू यू ए यू यू जी। तो यू 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 सी यू यू ए यू यू जी। तो 4 प्रकार के कोडॉन बन गए। इसका इससे करो यूसी 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 4 बार हमने इधर लिख लिया, ठीक है? और प्रत्येक इधर जो 4 लिखे हैं उसको इसके आगे उतार दो यूसी ए जी। तो यू 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 सी सी यू सी ए यू सी जी यू ए यू ए यू ए यू ए। अब यहां पर देखो यू ए और यू ए यू जी जी ये क्या हो जाएंगे बेटा स्टॉप कोडॉन हो जाएंगे और यहां पर फोर्थ वाले रो में यू जी ए भी क्या हो जाएगा स्टॉप कोडॉन हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? जाहिर सी बात है इसको हम इससे कोड करेंगे तो यहां पर लिखेंगे अब क्या हो जाएगा यू 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 ए यू ए सी यू ए यू ए जी यू जी यू यू जी सी यू जी ए यू जी जी। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से आप सारे के सारे फॉर्म में यहां पर क्या कर सकते हैं या इसके चेकर बोर्ड में इसके चैम्बर में कोडोन्स को रख देंगे। टोटल कोडोन कितने होंगे बेटा 64 होंगे।
कितने होंगे? 64, जिसमें से 61 कोडोन क्या करते हैं? 20 टाइप्स के अमीनो एसिड को कोड करते हैं। बाकी के 3 जो कोडोन होते हैं, वो स्टॉप कोडोन के रूप में जाने जाते हैं। अब एक बात क्वेश्चन आता है कि सर स्टॉप कोडोन तो होता है क्या, स्टार्ट कोडोन नहीं होता? हाँ, होता है। तो स्टार्ट कोडोन जो हमेशा पहला कोडोन कोड किया जाएगा हर एक प्रोटीन में, वो बेटा होता है AUG के रूप में। ठीक है, AUG, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टार्ट कोडोन, AUG, AUG। तो इस तरीके से बेटा हमारा यहाँ पर आपने क्या कंप्लीट कर लिया? सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि डिस्क्राइब द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को डिस्क्राइब करना था, तो उसमें जेनेटिक कोड में डिस्क्रिप्शन देने के बाद में आपको बेटा जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को भी बनाना है। आप हूबहू ऐसा ही कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर्स का हिम्मत नहीं है कि वो आपके नंबर काट दे, विश्वास मानिए, ठीक है? बस आप अच्छे से लिख करके आइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।